हेलो दोस्तों, मैं शंभू कुमार कॉम्पिटिटिव क्लब में आप सभी को स्वागत करता हूं। मेरे दोस्त, आप जुड़ चुके हैं बिहार दरोगा के टेस्ट सीरीज में और आप देख रहे हैं संभव एक्सप्रेस। संभव एक्सप्रेस में आपको याद रखना मेरे साथी, अब की बार ले लो स्टार। अब की बार ले लो स्टार के साथ अब हम चलते हैं टेस्ट सीरीज की दुनिया में और देखते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या है। चलिए, तो पिछले वीडियो का 50 नंबर का क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ मेरे साथी। यहाँ पे ध्यान देंगे कौन सा क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन आपका 50 नंबर का ये था, है ना। और इसका ऑप्शन क्या होता है ध्यान से देखना है। बहुत सारे दोस्त इसको आंसर लगाए हैं, बहुत सारे साथियों का आंसर सही भी हुआ है, कुछ का आंसर गलत भी हो गया है। चलिए कोई बात नहीं। अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 का समापन कहां संपन्न हुआ? देखना है, पेरिस, रोम, वाशिंगटन, मेलबर्न। ध्यान देना है कहां हुआ, तो ये रोम में हुआ था। चलिए क्लियर हो गया, आंसर 50 ये रहा। और आज के टेस्ट सीरीज का पहला क्वेश्चन क्या है मेरे साथी, ये ध्यान देना है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, ये मिलान संबंधित क्वेश्चन है, मिलान करना है ना। ध्यान से देखना है। इसमें कहा जा रहा है मेरे साथी, नंबर 1 क्वेश्चन में देखिए, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? यहां ध्यान देना, नहीं है। अब एक तरफ आपका राजवंश है और एक तरफ उसकी राजधानी है। जो सही है वो तो सही है, जो सही नहीं है उसको पकड़ना है। देखना है कि चोल वंश की क्या तंजौर है, तो बिल्कुल सही है। राष्ट्रकूट का मान्यखेट बिल्कुल सही है। और पाल वंश का, हाँ, इसका मुंगेर भी रहा था, बिल्कुल सही जा, है ना। अब देखना है, पल्लव वंश के तो कांचीपुरम था और दे दिया है राजगीर। इसीलिए ये क्वेश्चन का जो मिलान है बिल्कुल गलत है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन डी ही इसका आंसर होगा मेरे साथी। पल्लव वंश का क्या होगा? कांची यानी कांचीपुरम। चलिए, तो अब हम सेकंड नंबर के क्वेश्चन के पास चलते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपका ये रहा साथी, ध्यान देंगे। प्राचीन काल यानी प्राचीन कालीन स्मृतियों में सबसे पहले किस स्मृति की रचना की गई थी? मनु स्मृति, नारद स्मृति, कात्यायन स्मृति, पराशर स्मृति। तो आपको पता होगा कि सनातन में हिंदू धर्म से संबंधित धर्म शास्त्र का एक ग्रंथ जो था उसका नाम था मनुस्मृति और जिसके रचनाकार थे मनु, है ना, मनु। यानी कि इसमें जो ऑप्शन पूछ रहा है कि कौन से स्मृति सबसे पहले रचना की गई है, तो होगा आपका ऑप्शन ए, मनु स्मृति। चलिए क्लियर है ना, प्राचीन काल के मनु के द्वारा ये रचा गया है। और क्वेश्चन एक बनता है कि आधुनिक मनु की संज्ञा किसे दी गई है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधुनिक मनु कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये है साथी, देखना है कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। पूर्व मध्य काल में कनौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में किस दक्षिण भारतीय राज्य ने भाग लिया था? कहता है पल्लव, चोल, चालुक्य और राष्ट्रकूट, है ना। और भी 3 आप नाम सुने होंगे, चेर, चोल और पांड्य, है ना। ये सब दक्षिण भारत के साम्राज्य थे। अब कह रहा है कि दक्षिण भारतीय राज्य ने भाग लिया था पल्लव, चोल, चालुक्य, राष्ट्रकूट। तो इसमें जो भाग लिया था त्रिपक्षीय संघर्ष में वो था राष्ट्रकूट। याद रखेंगे कौन थे? राष्ट्रकूट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा साथी, क्वेश्चन नंबर 4। मध्यकाल में कश्मीर के किस शासक ने कश्मीर में जजिया कर हटा दिया तथा गो हत्या निषिद्ध कर दिया था, मतलब मना किया था? अब ये 2 ऐसे यहां पे देखेंगे कि उन्होंने जजिया कर भी हटा दिया था, एक काम अकबर किया था, यह पता होगा आप लोग के, है ना। तो ऐसे गो हत्या पर भी निषिद्ध किया था। ऐसे काम और अन्य धर्मों को अपने मान सम्मान की तरह, अपने धर्म की तरह दूसरे धर्म के भी मान सम्मान रखना, इस तरह के व्यक्ति को सहिष्णु कहा जाता था। और अकबर का कार्य इसी प्रकार के हुआ करता था, है ना। तो अकबर के कार्य के जैसा ही इसमें एक व्यक्ति हैं जिन्होंने इस प्रकार के कार्य को कश्मीर में किया है, इसीलिए उसे कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। तो इसमें से जो ऑप्शन देख रहे हैं, आप चाहे तो इस क्वेश्चन को देख के ऑप्शन छाट सकते हैं, या मैं जो बताया भी कि कश्मीर का अकबर भी किसे कहा जाता है, उसका भी आंसर इसी में छुपा है, क्योंकि अकबर के जैसा कार्य किया गया है।
मध्यकाल में कश्मीर के किस शासक ने कश्मीर में जजिया कर हटा दिया तथा गो हत्या निषिद्ध कर दिया था? नाम है सुहादेव, सिकंदर शाह, जैनुल आबदीन, शिहाबुद्दीन अहमद। कौन हो सकते हैं मेरे साथी? तो देखिए इसका जो आंसर होगा जैनुल आबदीन। क्या होगा? जैनुल आबदीन को ही कश्मीर का अकबर कहा जाता है, कश्मीर का अकबर कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट, अगला पॉइंट देखना है बाबू। ये रहा अगला क्वेश्चन। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना निम्न में से किसने किया था? सूर्य सेन, मोहन सिंह, सुभाष चंद्र बोस या सभी? किसने किए थे? तो देखेंगे इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना निम्न में से किसने किया था, है ना? सूर्य सेन, मोहन सिंह, सुभाष चंद्र बोस या सभी ने किया था? याद रखना है। तो किसने किया था? तो याद रखेंगे सूर्य सेन ने किया था, है ना? चटगांव में शस्त्रागार भी इन्होंने ही लूटा था, जरा ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का क्वेश्चन। 6 नंबर का क्वेश्चन ये है मेरे साथी, इस पर ध्यान देना है। क्या क्वेश्चन कह रहा है? अखिल भारतीय हिंदू महासभा का पहला अधिवेशन कब हुआ? है ना? मार्च 1915, अप्रैल 1915, जून 1916, अगस्त 1916। याद रखना है ये जो अखिल भारतीय हिंदू महासभा का पहला अधिवेशन हुआ था वो अप्रैल 1915 में किया गया था। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आप 6 देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये है मेरे साथी, हंटर कमीशन। बार बार ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि रिपोर्ट मुख्य रूप से किस स्तर की शिक्षा, है ना? माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा या कोई नहीं? सबसे पहले तो क्वेश्चन ये भी बनता है हंटर कमीशन संबंधित था किससे भाई? तो हंटर कमीशन जो है, कमीशन का मतलब है हंटर आयोग भी पूछता है, हंटर कमीशन वो शिक्षा से है। किससे है? इसको क्वेश्चन जो आता है याद रखना है ये शिक्षा से है। और यहाँ जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शिक्षा के कौन से स्तर से है, तो इसमें याद रखेंगे मेरे साथी ऑप्शन 2 हुआ प्राथमिक शिक्षा से। किससे? प्राथमिक शिक्षा से है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, ऑप्शन देखेंगे, उसके बाद आप टिक आउट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा मेरे साथी। अगला क्वेश्चन ये रहा, उस समय जनता का उत्साह बहुत ऊंचा था। अब किस समय की बात कर रहा है सुनिएगा। तब पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय संकट से कुछ कम नहीं था। जब हमारे देश के लोगों ने, शायद उसमें ज्यादा से ज्यादा क्रांतिकारी वीर सपूतों ने ऐसा सोच रहे थे कि यही एक ऐसा मौका है जिसे हम अपने हाथों में लेकर और अपनी आजादी को, है ना, आजादी को रास्ते पे आगे हम बढ़ सकते हैं। बहुत जल्द हमारी आजादी मिल सकती है, अंग्रेजों को हम पछाड़ सकते हैं, अंग्रेजों को मार के भगा सकते हैं। उसके लिए जो आंदोलन चला रहे थे उस आंदोलन को बीच में स्थगित कर दिया गया। ठीक है ना? तो बीच में स्थगित कर देना उसे राष्ट्रीय संकट से देखिएगा यहाँ पे बोधित किया गया है, संबोधित किया गया है। राष्ट्रीय संकट से कुछ कम नहीं था। उपरोक्त कथन का संबंध किससे है? आपको पता होगा भारतीय इतिहास में एक ऐसी भी कार्यकाल आई थी, ऐसी भी घटना आई थी, ऐसे भी समय रहे थे कि जिसमें हमारे देश के बहुत सारे वीर सपूत क्रांतिकारी भाई बहन, है ना, उसमें लगे हुए थे और वो जोर तोड़ से आंदोलन चल रहा था। लेकिन उस आंदोलन को बीच में ही गांधी जी क्या किए थे? स्थगित कर दिए थे, रोक दिए थे। तो ऐसे रोके जाना, एकाएक रोके जाना, इस घटना को क्या कहा गया है? राष्ट्रीय संकट बताया गया है। कौन व्यक्ति बताए थे? तो सुभाष चंद्र बोस ने इसे राष्ट्रीय संकट बोधित किया था, यानी संबोधित किया था। और ये इस आंदोलन को रोक देने वाले बीच में वो महात्मा गांधी थे। तो महात्मा गांधी के द्वारा इस प्रकार आंदोलन को बीच बीच में रोका जाना वो जो है कौन से आंदोलन से संबंधित है? आपका आंसर तो अब माइंड में हट गया होगा। भारत छोड़ो आंदोलन से, असहयोग आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, बारदोली सत्याग्रह से। इसको एक बता दूं कि ये जो है 20 से 22 में आंदोलन चलाया जा रहा था, जिसको जो है
चौरा चौरी घटना के नाम से भी आप सुने होंगे, उसी से संबंधित इसमें आंदोलन है, आप पकड़ सकते हैं। चलिए तो इसका आंसर आप लोग देख लिए, आपका ऑप्शन क्या बी हुआ, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी से स्थगित कर दिए थे और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये स्टेटमेंट दी गई थी। क्लियर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है ये, निम्न में से किस स्थान से नवपाषाण युग में गर्त, गर्त मतलब नीचे, निवासों के अवशेष मिले हैं? चिरांद, दमदमा, बुर्जहोम, गुफ कसल। बताएंगे कौन सी जगह। याद रखेंगे ये आपका बिहार से क्वेश्चन बहुत आता है। चिरांद, दमदमा एक क्षेत्र है, इसका नाम दायमाबाद होना चाहिए था, दायमाबाद। चलिए ठीक है। उसके बाद है बुर्जहोम, उसके बाद है गुफ कसल। तो कहता है कि गर्त निवास के जब शेष मिले मेरे साथी, वो आपका ऑप्शन सी बुर्जहोम से मिले हैं। ये जम्मू कश्मीर नॉर्थ इंडिया की हिस्सा है, वहां से। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आ गए। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या कहता है, चलिए तो फटाफट चलते हैं। अब अकबर के शासनकाल में बिहार कितने सरकारों में विभाजित था? अब देखिएगा अकबर के शासनकाल, अकबर जो है बिहार पर आक्रमण जो किया था वो 1574 में, अब पटना को 74 में और 76 में पटना को अपने कब्जे में ले लिया था, याद रखिएगा। और यहां 80 तक उसका जो दबदबा बना रहा। और जब अकबर के शासनकाल के अधीन हो गया पूरा बिहार, तो उसने पाया कि बिहार कितनी सरकारों में विभाजित था, 4, 6, 7 या 9। तो अबुल फजल के आईने अकबरी में ये मिलता है कि अकबर के शासनकाल में बिहार की सरकार में जो विभाजित थे उनकी संख्या थी 7। कितने? 7। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान से रखना है, सी आंसर इसका सही होगा मेरे साथी। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है। 11 नंबर का क्वेश्चन आपके ये रहा, निम्न में कौन सा समाचार पत्र क्रांतिकारी विचारधारा से संबंधित नहीं था? तो संध्या, देखेंगे बी उपाध्याय के द्वारा लिखा गया संध्या समाचार पत्र ये क्रांतिकारी था। यहां कह रहा है कौन नहीं था, तो ये तो था भैया, कौन नहीं था तो संध्या था। युगांतर भी एक प्रकार के क्रांतिकारी समाचार पत्र था, तो ये भी तो था, है ना। चलिए तो युगांतर भी था। वंदे मातरम अरविंद घोष के द्वारा, याद रखेंगे, संपादित था, तो ये भी क्रांतिकारी था। यानी संध्या, युगांतर और वंदे मातरम 3 के 3, इसमें जो 3 ऑप्शन देख रहे हैं ये तीनों क्रांतिकारी था। कैसा था? आई करा कि नहीं था, इसका मतलब है कि ये भी था, ये भी था, ये भी था। नहीं था तो नहीं था, इसमें कोई नहीं था, ये तीनों के तीनों था भैया, इसलिए ऑप्शन आपका डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है मेरे साथी, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? इधर लिखा हुआ अभिलेख, इधर है शासक। ध्यान देंगे, नासिक अभिलेख गौतमी पुत्र बलश्री से, बिल्कुल सही जवाब। देवपाड़ा अभिलेख विजय सेन से, सही जवाब, एकदम मिला लीजिएगा, बिल्कुल सही है। जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त से, बिल्कुल ये भी सही है। मंदसौर अभिलेख ये गलत है, पुलकेशिन द्वितीय से ये नहीं है। किसे भाई? तो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित जो होगा वो होगा आपका एहोल अभिलेख। कौन सा अभिलेख? एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख का संबंध किससे है? पुलकेशिन द्वितीय से है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत है, इसलिए ये सुमेलित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का डी आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, यहां देखते हैं। क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया था? है ना, बड़ा इजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत बिजी क्वेश्चन है। कहता है 1969, 1970, 1971 या 1974। ध्यान रखना है, इंदिरा गांधी को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया था? तो इसका ऑप्शन आपका 1971 बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे साथी। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन हैं? B.M. कॉल, जयदेव, यशपाल, शिवानंद। याद रखना है कि अनटोल्ड स्टोरी के लेखक आपका ऑप्शन ए B.M. कॉल हैं। चलिए क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यह है साथी, आहपन क्या है? आहपन लोक कला का संबंध किससे है? देखेंगे आहपन या कहीं अर्पण भी मिलेगा, ध्यान देंगे ये दोनों शब्द, यानी आहपन लोक कला का संबंध किससे है? बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, किससे है मेरे साथी? तो आहपन आपका बिहार का बड़ा प्रचलित है, जैसे मधुबनी पेंटिंग यहाँ का प्रचलित है, ठीक उसी प्रकार से आहपन लोक कला इंपॉर्टेंट है ना। देखेंगे यहाँ महाराष्ट्र का एक रंगोली बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है, यहू है ना, याद रखेंगे महाराष्ट्र का रंगोली जो है बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है, ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा मेरे साथी, भारतीय वायुसेना को कितने कमांड में विभाजित किया गया है? 3, 4, 7, 9, कितने में किया गया है? तो याद रखना है आपको ये ऑप्शन हुआ सी, मतलब कि 7, यानी 7 कमांड में विभाजित किया गया है भारतीय वायुसेना के कमांड को। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 17 है साथी, नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा? ध्यान देंगे 2016, 2017, 2018 या 2020 क्या हो सकता है? तो याद रखेंगे नालंदा विश्वविद्यालय को 2016 में यूनेस्को द्वारा विरासत सूची में सम्मिलित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा क्वेश्चन, नगद कोष अनुपात CRR इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। देखेंगे CRR यह केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है, बिल्कुल बात सही है। नगद कोष का जो अनुपात होगा इसको केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित किया जाएगा। भारत में केंद्रीय बैंक किसे कहते हैं? बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? बैंकों का राजा किसे कहते हैं? तो RBI। प्रत्येक बैंक के लिए यह बाध्यकारी है, बिल्कुल सही जवाब, यानी 1 सही हो गया और 2 भी सही है। तीसरा कहता है यह राशि नगद के रूप में RBI के पास रखा जाता है, यही वाला पॉइंट गलत है। तो 1 और 2 दोनों सही है, इसमें से ऑप्शन है क्या? है आपका ए, बिल्कुल सटीक आंसर है मेरे साथी, ए और 2 दोनों सही होगा। चलिए ऑप्शन ए बिल्कुल क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? 19 नंबर का क्वेश्चन हमको देखना ये है, बजट 2024-25 के अनुसार भारत सरकार का रुपया प्राप्ति के लिए शीर्ष मद क्या है? याद रखेंगे मद या आमद, आपके बजट में सबसे ज्यादा अगर जाता कहां है तो वो भी आएगा उधार एवं अन्य देयताएं में, और सबसे ज्यादा आता कहां से है ये भी आपका पढ़ेंगे, तो उधार एवं अन्य देयता में से। तो 2024-25 के अनुसार भारत सरकार का रुपया प्राप्ति के लिए शीर्ष मद क्या है? माने कहां से आमदनी का स्रोत सबसे ज्यादा होता है? आयकर से, निगम कर से, GST से, कि उधार एवं अन्य देयता? तो मैंने बताया कि चाहे तो खर्चा के रूप में जाए या फिर प्राप्ति के रूप में, है ना। तो सबसे ज्यादा आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा, उधार एवं अन्य देयता में सबसे ज्यादा यहां से खर्च भी होता है और सबसे ज्यादा यहां लाभ प्राप्त भी होता है। अब कहता है कितना हो सकता है, तो ये तो आपको सबके मालूम होगा कि GST कितना परसेंट? 18%। कोई बताएंगे कि निगम कर कितना परसेंट होता है? आय कर कितना होता है? आय कर होता है 19% और निगम कर होता है 17%, है ना। और उधार एवं अन्य देयताएं जो होगा ये होगा 27%। देखिएगा
यही आपका ध्यान रखना है, ठीक ना। ये ध्यान रखना है, आयकर 19%, निगम कर 17%, जीएसटी 18%, उधार एवं अन्य देयताएं 27%। तो देखिए सबसे ज्यादा कह रहा है कि शीर्ष मध्य कहां से है, तो 27% सबसे अधिक हो गया, इसलिए डी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो गया मेरे साथी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 होता है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के पास। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में विश्व के समस्त लौह अयस्क, पूरे विश्व में जितना लौह का है ना भंडार है, उसका कितना प्रतिशत भारत के पास है? 8%, 11%, 19% या 24%? कितना परसेंट भारत के पास है? पूरे विश्व में जितना लौह अयस्क का भंडार है, उसका भारत में कितना उपलब्ध है? तो भारत की उपलब्धता तो है वो है आपका मात्र 8%। ध्यान रखेंगे मेरे साथी। अगला क्वेश्चन आपका ये है, पूरे जो मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूं, ये बिहार एएसआई पीटी एग्जाम के लिए है ना, पूरा ध्यान में रख करके लाया हूं। ध्यान देते रहना है, क्वेश्चन पढ़ते रहना है, ऑप्शन देखते रहना है, आंसर लगाते रहना है। निम्न में से कौन सा राज्य नवीकरणीय ऊर्जा में प्रथम स्थान पर है? नवीकरणीय राजस्थान, मद्रास, तमिलनाडु या गुजरात? बताएंगे। नवीकरणीय और नवीकरणीय, मैं इसके पिछले वाला वीडियो में इसको अच्छा समझाया था। तो देखेंगे कौन सा राज्य नवीकरणीय ऊर्जा में प्रथम स्थान रखता है, तो वो है मेरे साथी राजस्थान। राजस्थान याद रखिएगा, पहला कौन है? राजस्थान। फिर दूसरा में कौन होगा? दूसरा में गुजरात होगा, याद रखना है। तीसरा में कौन होगा? तो तीसरा में आपका तमिलनाडु हो जाएगा। चौथा में कौन होगा? तो चौथा में कर्नाटक हो जाएगा। या यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इस हिसाब किताब से अगर बात करते हैं तो पहला में क्या होगा यहाँ पे मेरे साथी? तो आपका राजस्थान हो जाएगा, दूसरा में आपका गुजरात होगा, तीसरा में तमिलनाडु होगा और चौथा में कर्नाटक होगा। ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, निम्न में से कौन सा राज्य नवीकरणीय ऊर्जा में आगे होता है? तो प्रथम में आपको बता दिया मैंने राजस्थान, लेकिन राजस्थान के बाद क्रम अगर पूछे तो ये गुजरात हो जाएगा, उसके बाद तमिलनाडु हो जाएगा, उसके बाद कर्नाटक होगा। ये क्रम आप अगर याद रखेंगे तो बिहार एएसआई का ये क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है मेरे साथी। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है साथी, अगला क्वेश्चन 22 क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है मेरे साथी, केंद्रीय कपास शोध संस्थान कहां है? बड़ा इजी क्वेश्चन है, सूरत, पुणे, नागपुर या पंजाब? बार बार ये क्वेश्चन आता है और इस तरह के जो है शोध संस्थान आपको 10 से 12 याद रखना पड़ेगा, जिसमें एक शोध संस्थान हमेशा किसी न किसी एग्जाम में आता रहता है। बिहार एएसआई में तो बिल्कुल इसको नापा तौला माना जाता है। तो केंद्रीय कपास शोध संस्थान कहां है? तो वो है सी, आपका आंसर नागपुर। चलिए नागपुर महाराष्ट्र में पड़ता है ना। यहां भरपूर संतरा होता है, याद रखिएगा। हाल ही में चर्चा में रहा ओरांगूटन, देखेंगे ओरांगूटन कूटनीति किस देश से संबंधित है? चाइना यानी चीन से, इंडोनेशिया, मलेशिया या सिंगापुर? ध्यान देखना है, ओरांगूटन है क्या? पहले इसको आंसर ले लीजिए आप। ये है आपका मलेशिया के साथ। किसके साथ में? मलेशिया से संबंधित है ओरांगूटन। ओरांगूटन एक ऐसी प्रजाति है जो अब संकटग्रस्त में है ना। इसको बचाने के लिए संरक्षण करने का पहल किया जा रहा है। और जो भी पाम ऑयल याद रखेंगे, जो भी पाम ऑयल को आयातक देश है मतलब कि यहां से ले जाता है, वैसे देश के साथ में है ना ओरांगूटन को गिफ्ट करना है। ओरांगूटन को गिफ्ट करना है ताकि इसे ये माहौल बने और ये संकटग्रस्त जो प्राणी है इसको संरक्षण प्राप्त हो सके। याद हो गया। तो ये जो है चाइना इसी प्रकार से एक जीव के लेकर के पांडा, नाम सुनोगे, पांडा कूटनीति लाया था। क्या लाया था? चीन जो है एक प्रकार से लाया था। कभी पूछेगा कि पांडा, ध्यान रखिएगा, पांडा कूटनीति किससे संबंधित है? तो चाइना से। इसी के तर्ज पर मलेशिया जो है ओरांगूटन कूटनीति को लाया है। याद हो गया। चलिए तो 23 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो गया मेरे साथी। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 ध्यान देते हैं। यूनिफाइड पेंशन योजना को अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना है ना? बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा और
उत्तराखंड। तो ध्यान देना है, इसका आंसर बिल्कुल यूनिफाइड पेंशन योजना अपनाने वाला राज्य महाराष्ट्र है। चलिए चलिए निकालते हैं क्वेश्चन को, फटाफट क्वेश्चन निकालते हैं। ये आप देख रहे हैं संभव एक्सप्रेस, थोड़ा एक्सप्रेस में काम करना होगा, है ना। चलिए, नाटो शिखर सम्मेलन, थोड़ा मैं आज स्लो पढ़ा रहा था और थोड़ा डिटेल करने लगा था। चलिए कोई बात नहीं है, लगता है कि मैं डिटेल सारे क्वेश्चन को, चारों ऑप्शन को कर लूं, लेकिन आप देख रहे हैं संभव एक्सप्रेस, संभव एक्सप्रेस में जो है जितना आपको तेजी से एक्सप्रेस मेल की तरह आपको काम करते चलना है ना। नाटो शिखर सम्मेलन 2024 कहां आयोजित हुआ? अस्ताना, वाशिंगटन डीसी, लंदन और पेरिस। याद रखना है। तो ये क्वेश्चन आपका करेंट बिल्कुल सही जवाब होगा इसका, है ना, वाशिंगटन डीसी में। नाटो शिखर सम्मेलन याद रखिएगा, ये केमा था इसका 75वां था। नाटो शिखर सम्मेलन कब बना था? याद रखिए, नाटो जो है 1900 कितना में, 49 में बना था। इसमें अभी टोटल देश अगर पूछ लो जाए कितने संख्या हो गया है, तो 32 हो गया है मेरे साथी। चलिए, बहुत सारी चीज में भी बताना है, लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, समय कम है ना। इसमें एक्सप्रेस है, एक्सप्रेस मेल में हमको चलना है। वर्ष 2024 में हुए चुनाव के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? 2024 में वहां चुनाव हुआ था मेरे दोस्त, उसमें आपको देखेंगे इसमें से कौन से प्रधानमंत्री बने हैं। इसके पहले कौन थे, उसके पहले कौन थे, आपको पता होगा कि भारत के भी एक व्यक्ति वहां प्रधानमंत्री बने थे, है ना। देखेंगे ऋषि सुनक, ये तो भारतीय थे। मार्क रूटे, कीर स्टारमर या जैक स्मिथ। याद रखेंगे, कीर स्टारमर, है ना, कीर स्टारमर याद रखिएगा। ये जो हैं लेबर पार्टी के हैं। कौन पार्टी के? ये लेबर पार्टी के हैं। और ऋषि सुनक बने थे कंजर्वेटिव पार्टी से। याद रखेंगे, दो पार्टी वहां चलती रहती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब फटाफट करता हूं क्वेश्चन, है ना। बहुत लोग ये हो रहे होंगे कि सर स्लो चला रहे हैं आज। नहीं भाई, नोमेडिक एलिफेंट 2024 अभ्यास भारत और किस देश के बीच में संपन्न हुआ? नाम लिखिए, नोमेडिक एलिफेंट 2024 का जो अभ्यास हुआ भारत और किस देश के साथ में हुआ? श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश या मंगोलिया? ये हो गया मेरे साथी मंगोलिया के साथ में। चलिए एक्सप्रेस मेल में चलते हैं, है ना। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि बड़ा आज जो है धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं सर जी, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है मेरे साथी? अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? चलिए, तो अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, असम, मेघालय। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, हिमाचल प्रदेश। योजना का नाम हाइड्रोजन पायलट परियोजना हिमाचल प्रदेश से है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है मेरे साथी? चलिए लगातार क्वेश्चन आपको लेके चलते हैं। 29 अगस्त 2024 में गृह मंत्रालय द्वारा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में नए जिले बनाने का निर्णय लिया गया है? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या लद्दाख? याद रखिएगा, लद्दाख में नए जिले बनाने की घोषणा की गई है और यहां बनेंगे 5 जिले नए बनेंगे। चलिए, नए कितने जिले बनेंगे? 5 नए जिले बनेंगे। चलिए कहां बनेगा? तो लद्दाख में। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त ये रहा, किस देश में पहला ई स्पोर्ट्स ओलंपिक खेल आयोजन किया जाएगा? सऊदी अरब, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी। करेंट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपका आंसर यहां पे सऊदी अरब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे साथी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, देश का पहला शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा कौन रहा? चलिए, दिल्ली हवाई अड्डा, बेंगलुरु हवाई अड्डा, आगरा हवाई अड्डा, भोपाल हवाई अड्डा। तो ये जो रहा दिल्ली हवाई अड्डा, इसका नाम इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपका ये है मेरे दोस्त, 32 नंबर का क्वेश्चन है, एशियन गेम्स 2026 का आयोजन किस देश में होगा? जापान, भारत, चीन, रूस। बताइए, एशियन गेम्स 2026 कितना अच्छा करेंट है, इंपॉर्टेंट करेंट है, जरूर आएगा मेरे साथी। जितना आप लोग देख रहे हैं इसको आप याद कर लेंगे, एशियन गेम्स वाला ये जापान में होगा मेरे साथी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज करेंट को भी मैंने भरमार कर दिया हूं, करेंट क्वेश्चन भी आपके लिए लाया हूं अच्छे अच्छे। किस राज्य द्वारा स्कूली पाठ्यक्रम में AI को शामिल कर दिया गया है? AI जो आप देख रहे हैं, इस एप्लीकेशन को पढ़ाना है सभी बच्चों को। कहां के, किस राज्य में? गोवा, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल। तो याद रखिएगा, देखिएगा लिटरेसी रेट जो है सबसे अधिक है आपका केरल का। यहाँ के बच्चों को अब AI को भी शामिल किया गया है पाठ्यक्रम में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है मेरे साथी? तो अगला क्वेश्चन ये है, थोड़ा तेज कर देता हूं, है ना।
विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस देखिए 2024 की थीम क्या थी, है ना। इसमें देखेंगे लैंड रेस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट रेसिलेंस, सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन, बनली वन अर्थ, है ना, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। तो विश्व पर्यावरण दिवस 2024 का जो थीम आउट था आपका ऑप्शन एक बिल्कुल सही जवाब है मेरे साथी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा 35 नंबर का क्वेश्चन ये है, बिहार में 2 नए रामसर स्थलों की घोषणा की गई है, यह किस जिला में है। चलो कोई बात नहीं, बिहार के जिला पूछ रहा है। चलिए पहले आंसर ले लेते हैं, बेगूसराय, पटना, नालंदा या जमुई। तो ये आपका जमुई है, जमुई डिस्ट्रिक्ट, याद रखिएगा जमुई। यहाँ जो है 2 नए रामसर साइट मिले हैं, आपको नाम होगा नागी नकटी। ये दोनों जो है पक्षी अभ्यारण्य है नागी नकटी, ये जम्मू जिला में है। ये दोनों को रामसर स्थल में शामिल किया गया है। रामसर स्थल कहाँ है मेरे साथी, तो ये ईरान में है। सबसे ज्यादा कौन देश का इसमें शामिल है, तो यूनाइटेड किंगडम का, याद रखिएगा सबसे ज्यादा यूनाइटेड किंगडम का। अगर भारत में पूछे कि भारत में सबसे ज्यादा, भारत में अगर सबसे ज्यादा तो तमिलनाडु का है, दूसरा में आपका उत्तर प्रदेश का है। अब बिहार में याद रखिएगा हाल ही में 2 गो शामिल किया गया है, वो जमुई जिला का है, नागी और नकटी। इसके पहले आपको बेगूसराय इसमें शामिल है। चलिए 3 हो गए हैं, है ना। अगला क्वेश्चन, कांवर ताल झील के नाम सुना होगा आप लोगों ने। चलिए आगे, कांवर झील। विश्व महासागर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 5 जून, 5 जुलाई, 8 जून, 8 जुलाई। चलिए तो इसका आंसर होगा 8 जून दिवस से क्वेश्चन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है मेरे साथी। 37 नंबर क्वेश्चन ये है, फ्रेंच ओपन 2024 करंट है, पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता, कार्लोस अल्कराज, नोवाक जोकोविच, अलेक्जेंडर जेवरेव या राफेल नडाल। याद रखना है, तो ये जो जीते हैं मेरे दोस्त सिंगल में वो दिखे कार्लोस अल्कराज। हारे हैं कौन, तो इनको हराए हैं, किनको, इनको हारे हुए, इनकी जो है हार हुई है और इनकी जीत हुई है। याद रखेंगे ये कहां के रहने वाले हैं, ये स्पेन के रहने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन आपका ये है, यूक्रेन शांति सम्मेलन का आयोजन 2024 में कहां किया गया, अमेरिका, जर्मनी, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड। चलिए कहां किया गया, स्विट्जरलैंड। ये भी इंपॉर्टेंट करंट होगा, ध्यान रखने। 38 नंबर का क्वेश्चन जो है, शांति सम्मेलन का आयोजन 2024 में कहां किया गया, याद रखिएगा स्विट्जरलैंड में किया गया है मेरे साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान देना है। ग्लोबल पीस, शांति मतलब आपका सूची में देखिएगा, शांति के सूची में जो है 2024 में भारत का स्थान क्या, याद देखेंगे 116, 126, 139 या 140। याद रखना, तो ग्लोबल पीस में जो आपका नंबर मिला है वो आपका स्थान है पूरे विश्व में, भारत का 116 स्थान मिला है मेरे साथी। चलिए आपका 40 नंबर क्वेश्चन, आप 40 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं और आपका आंसर देखना है क्या, यूएन द्वारा, यूनाइटेड नेशन द्वारा 2025 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई है, अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष, ये तो 2023 को मना लिया गया मेरे साथी, है ना। क्वांटम विज्ञान का वर्ष, अंतरराष्ट्रीय ऊंट वर्ष, अंतरराष्ट्रीय ग्लास वर्ष। तो ये जो होगा आपका क्वांटम विज्ञान का वर्ष मनाया जाएगा। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही होगा मेरे साथी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका जो है, चलिए क्वेश्चन आपका नेक्स्ट ये रहेगा, हाल ही में मिशन निश्चय की शुरुआत, है ना, मिशन निश्चय याद रखिएगा, राज्य के पुलिस माने कौन से राज्य के पुलिस द्वारा किया गया है, बिहार पुलिस, पंजाब पुलिस, केरल पुलिस, गोवा पुलिस। ये किया गया है नशा के विरोध में, यानी कि नशा समाप्त करना है, नशा के विरोध में किया गया है, पंजाब पुलिस के द्वारा नशाखोरी के विरोध में किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 हो गया। अब आपका 42 नंबर क्वेश्चन, 42 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, देखेंगे हाल ही में यूएन द्वारा भूमि नायक लैंड हीरो का सम्मान किसे दिया गया है, सुरेश शाकोरे, जगजीत पावड़िया, देवेंद्र कुमार, अभिषेक कुमार को। ध्यान रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे साथी। ये दिया गया आपका ऑप्शन नंबर ए, सिद्धेश साकोरे को दिया गया है। चलिए यानी ये है लैंड हीरो सम्मान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपके स्क्रीन पे, ध्यान देना है। पहाड़ का पर्यायवाची शब्द, अच्छा हिंदी आ गया कोई बात नहीं है,
शिला, उजर, पाषाण या भूधर। क्या हो सकता है? पहाड़ का पर्यायवाची, पाषाण में तो पत्थर था, भूधर होगा। चलिए डी इसका ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे साथी। आगे देखते हैं, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता हो। देखिए, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता हो, किस पर पड़ता हो? कर्ता पर पड़ता हो, उसे क्या कहा जाता है? भैया अगर कर्म पर पड़ेगा, देखिएगा, अगर इसका फल कहां पड़ेगा? कर्म पर पड़ेगा, तो ये जो क्रिया होगा वो सकर्मक होगा। कैसे होगा? ये जो होगा सकर्मक होगा। लेकिन यही वाला जो फल है किस पर पड़ेगा? अगर कर्ता पर पड़ेगा, तो कर्ता पर पड़ेगा तो क्या हो जाएगा? आक्रामक हो जाएगा। यही ध्यान रखना है। अब देखिएगा, जिस क्रिया का फल फल कोजी पर कर्म पर पड़ेगा, कर्म पर पड़ेगा तो क्या कहलाएगा? सकर्मक। और कह रहा है क्या? क्रिया का फल, देखिए कह रहा है कर्ता पर पड़ेगा तो क्या होगा? कर्मक। पकड़ लीजिए, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सटीक और सही जवाब है। चलिए अगला पॉइंट, अगला है 45 नंबर का क्वेश्चन। ये मेरे साथी, आसमान टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए, आसमान टूट पड़ना, अब इसका मतलब क्या हो सकता है? बड़ा इजी क्वेश्चन है मेरे दोस्त। क्रोध आना, मुसीबत आना, लॉटरी लग जाना, ध्वस्त होना। तो भैया मुसीबत आना का मतलब होता है आसमान टूट जाना, है ना, याद रखना, मुसीबत आना ऑप्शन होगा। चलिए, हिंदी भी क्वेश्चन था इसमें, कोई बात नहीं। चलिए कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। अब आपका 46 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है मेरे साथी, यहां ध्यान देंगे, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जो सही है उसको निकालना है। जलोढ़ मिट्टी में पोटास, हाँ बिल्कुल सही। नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमरस की बहुलता होती है, ये वाला पॉइंट गलत है। ये तो सही है मगर एक के चलते गलत हो गया। लाल मिट्टी में सिलिका और आयरन की मात्रा बहुत होती है, हाँ ये बात बिल्कुल सही है। वहां पोटास सही था मगर आगे जाकर के गलत कर दिया, इसलिए ये गलत हो गया। सही कौन हुआ? दो सही हुआ है। काली मिट्टी में आयरन, चूना, एल्यूमिनियम एवं मैग्नीशियम, हाँ ये मैग्नीशियम भी होता है, एल्यूमिनियम भी होता है। चलिए वेरी गुड, तो यानी तीन भी आपका सही हुआ। तो दो और तीन ऑप्शन है। चलिए है, दो और तीन ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही जवाब है मेरे साथी। ये आपके भारत के मिट्टी, यानी मिट्टियां अगर पढ़ेंगे तो उससे क्वेश्चन जबरदस्त आता है, आपको मिल गया। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन आपका ए रहा स्क्रीन पे, क्या कहता है मेरे साथी, सुनना है। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति एससी जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? देखेंगे जनसंख्या क्या कर रहा है, अधिक जनसंख्या नहीं, अधिक जनसंख्या प्रतिशत वाला, तो प्रतिशत वाला पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या झारखंड, क्या हो सकता है? ध्यान देंगे तो याद रखिएगा, जनसंख्या प्रतिशत में पंजाब होगा। क्या होगा? पंजाब होगा। एक में कौन होगा? पंजाब होगा, याद रखिएगा। दो में अगर पूछेगा तो हिमाचल प्रदेश होगा, तीन में अगर पूछेगा तब उत्तर प्रदेश होगा, नहीं पश्चिम बंगाल होगा, उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन क्या करता है उसको ध्यान देना है। प्रत्यावर्ती मानसून, प्रत्यावर्ती मानसून या मानसून का निवर्तन, कितना अच्छा वर्ड काट दिया है, इसी में कह दे जाए मौसम का लौटना तो आप जल्दी पकड़ लेंगे। प्रत्यावर्ती मानसून या मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मेघालय, पंजाब, कहां हो सकता है? तो आप याद होगा कि दक्षिण भारत के इन क्षेत्रों में लगातार बारिश होती है, ठंडे की मौसम में, जाड़े की मौसम में, और भारत में जाड़ा ठंडा का मौसम आते आते आपका मानसून का लौटना या मानसून का निवर्तन माना जाता है। इसीलिए ये तमिलनाडु के क्षेत्र में अधिक वर्षा होने का कारण बनता है। इसीलिए 48 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है मेरे साथी। चलिए 49 नंबर का क्वेश्चन, आज का ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है मेरे साथी। निम्नलिखित में से कौन सा प्लेट दक्षिण अमेरिका एवं प्रशांत महासागरीय प्लेट के स्थित है, के बीच में स्थित है? तो ध्यान देना है, अरेबियन प्लेट। तो भैया अरेबियन प्लेट जो होगा इसका सबसे ज्यादा सऊदी अरब के नाम सुने, सऊदी अरब का पूरा हिस्सा और उससे ऊपर का हिस्सा आता है अरेबियन प्लेट में। तो ये तो नहीं होगा, किसका पूछ रहा है? अमेरिका और प्रशांत महासागर का। चलिए देखते हैं, फिजी प्लेट, फिजी प्लेट जानते हैं किसको कहते हैं? ये ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व का जो हिस्सा होता है वो आपका फिजी प्लेट के नाम से जाना गया है।
है ना। नजका प्लेट, देखिए नजका प्लेट जो कहा गया है ये अमेरिका और प्रशांत महासागर के, अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच वाला क्षेत्र जो पूरा है इसको कहते हैं हम लोग नजका प्लेट। 49 नंबर का आंसर आपका सी बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे साथी। फिलीपीन, आप नाम सुनेंगे फिलीपीन प्लेट जो होगा ये पूरे एशिया, मानिए किसको, पूरे एशिया अब प्लस प्रशांत महासागर, एशिया और प्रशांत का जो पूरा प्लेट होगा उसे हम फिलिपियन प्लेट के नाम से जानते हैं। ओके, तो चलिए आज 49 क्वेश्चन इस तरह से क्लियर हुआ मेरे साथी। अब अगला क्वेश्चन जो आता है 50 नंबर का क्वेश्चन, ये आप लोगों के लिए मैं प्रत्येक वीडियो का अंतिम क्वेश्चन यानी 50 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं। आप लोग देखेंगे कि ये क्वेश्चन क्या कहता है, इसका आंसर क्या होगा, आप लोग ऑप्शन देखेंगे, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे हम लोग। सौर मंडल के निर्माण और निरूपण की व्याख्या करने के लिए सर्वाधिक व्यापक रूप से स्वीकृत मॉडल कौन सा है। देखिए कौन सा मॉडल है, सौर मंडल के निर्माण और निरूपण की व्याख्या करने के लिए सर्वाधिक व्यापक रूप से स्वीकृत मॉडल कौन सा है। सौर परिकल्पना, निहारिका परिकल्पना, गैसीय परिकल्पना, क्लाउड परिकल्पना। 2-3 तो इसमें बेकार का करिप्ला दिया हुआ है, करिप्ला है ना, परिकल्पना, सॉरी परिकल्पना 2-3 तो बेकार दिया हुआ है, 1-2 इसमें आंसर हैं जिसमें आपको सटीक आंसर लगाना है कौन से इसका सही होगा मेरे दोस्त। तो चलिए इसी 50 नंबर क्वेश्चन के साथ मैं आज का सेशन को समाप्त करता हूं, विराम करता हूं और फिर मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में धांसू धांसू 50 क्वेश्चन के साथ में मेरे दोस्त। तब तक आप बने रहिए और हमारे चैनल को लगातार आप देखते रहिए। जो नए विद्यार्थी आपके संपर्क में जुड़े हैं उनको भी आप एक कॉम्पिटिटिव क्लब का जो भी वीडियो आप देख पाते हैं या देखते रहते हैं उसको आप शेयर करना ना भूलें मेरे साथी। अगर आपका ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर कुछ लिखना, लिखेंगे। और आप इसको जो है नए अगर पहली बार देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें मेरे दोस्त, है ना। चलिए तो आज मैं इसी 50 क्वेश्चन के साथ में आपको समाप्त करता हूं। जय हिंद मेरे साथी, जय हिंद।